ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक। नमस्कार। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कोरोना की जो दूसरी लहर है बहुत तेजी से चपेट में ले रखी है। इसके बावजूद भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो होम आइसोलेशन में ठीक हो रखे हैं। कुछ लोग हैं जिन्हें वाकई ही बहुत सीरियस हो रखे हैं और जिन्हें जरूरत पड़ रही है अस्पताल जाने की। ऐसे समय में पैनिक नहीं करना है, हमें संयम से काम लेना है, डॉक्टरों की सलाह लेनी है। जो भी दिशा निर्देश बताए जा रखे हैं हमें उनका कड़ाई से पालन करना है। बाहर कम निकलना है, मुंह पर मास्क लगाना है, जहां तक हो सके डबल मास्क लगाना है। ये बहुत से ऐसे उपाय हैं, एहतियाती उपाय हैं जिससे हम कोरोना से अपने आप को बचा सकते हैं और ये एहतियाती उपाय हम लगातार रोजाना अपने इस कार्यक्रम में हम आपको बताते रहते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपना सामाजिक दायित्व निभा रहे होंगे। अगर आपको किसी वजह से कोरोना हो भी गया है तो आप बाहर नहीं जा रहे होंगे, सभी चीजों का कड़ाई से पालन कर रखे होंगे। इसके बावजूद भी मन में कुछ सवाल होते हैं, कुछ जिज्ञासाएं होती हैं, थोड़ा सा पैनिक भी होता है कि अगर मुझे ये हो गया तो फिर मैं कैसे क्या करूंगा। अगर सिर में दर्द है या बुखार है तो क्या कोई मुझे कोविड तो नहीं हो गया, कोरोना तो नहीं हो गया। ऐसे बहुत से सवाल हैं और इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हम लगातार ये कार्यक्रम पिछले 1.5 साल से करते आ रहे हैं, जिसमें अब आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं, आपकी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं। हमारे साथ होते हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ। आज जैसा कि अभी आपने सुना, डॉक्टर रूपाली हमारे साथ हैं। डॉक्टर रूपाली, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। तो अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 1800-115767 पर। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 1800-115767 पर। इसके अलावा आप 233144 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर इस नंबर पर फोन कर रखे हैं और दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाना न भूले। डॉक्टर रूपाली, जैसा कि हम देख रहे हैं कि रोजाना मामले जो हैं बढ़ते चले जा रहे हैं। कोरोना जो है काफी लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। उसके बावजूद भी 80% से ज्यादा जो लोग हैं वो घर के अंदर ही सेल्फ आइसोलेट करके ठीक हो रहे हैं। ऐसे में अब जो संक्रमण की जो चेन है उसको हमें किस तरह से तोड़ना होगा और इस संक्रमण की चेन को तोड़ने में जो वैक्सीनेशन है वो कितना उपयोगी है, डॉक्टर रूपाली? जी बिल्कुल, देखिए आपने बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ सवाल पूछे हैं। तो इस समय जो सबसे जरूरी जो चीज है वो है चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ना। और चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने की अगर बात की जाए तो सबसे पहला जो कदम हम उसके लिए उठाएंगे वो है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हाथों को धोते रहना और कोई भी सोशल गैदरिंग को अवॉइड करना। तो सबसे पहले हमें ये सोशल वैक्सीन का पालन करना है। आपको इन सभी हिदायतों का जो हम पिछले 1 साल से ज्यादा हो गया है जो हम आपको शुरू से बताते आए हैं, इनका आपको फिर से स्ट्रिक्टली पालन करना होगा। हम सभी जानते हैं कि क्योंकि 1 साल से ज्यादा हो गया है लगभग कोरोना को हमारे बीच आए हुए, तो हम लोग थोड़ा कंप्लेसेंट हो गए हैं, थोड़ा कुछ लापरवाही बरती गई है इन सब सोशल मेजर्स जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर हैं उनका पालन करने में। और ये शायद उसी का नतीजा है कि आज जो कोरोना संक्रमण है वो अपनी इतनी ऊंची और इतनी बड़ी पीक को हम देख रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहला कदम जो है वो है सोशल वैक्सीन यानी कि कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, और दूसरा है जो आपकी हमारी कोविड वैक्सीन जो लगाई जा रही हैं। हमें ये चीज समझना बहुत जरूरी है, जितने ज्यादा लोग एक समय पे वैक्सीनेट होंगे उतना ज्यादा चांसेस है कि हम ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक कर पाएं। तो आप वैक्सीनेशन से घबराएं नहीं। वैक्सीनेशन से जो भी साइड इफेक्ट्स हैं बहुत माइनर हैं, तो कोई भी ऐसी घबराने की बात नहीं है कि हम वैक्सीन को लेकर घबराएं। तो जब भी आपका नंबर आए आप कृपया करके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं और वो वैक्सीन या टीका जरूर लें। इससे न केवल आप अपना और अपने घर वालों को सेव करेंगे बल्कि एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री आप पूरे समाज को ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन ब्रेक करने में मदद करेंगे।
जी। डॉक्टर रूपाली, अब 1 तारीख से 18 वर्ष से सभी उम्र के जो ज्यादा व्यक्ति है उनको भी, अब सभी युवाओं को भी अब वैक्सीनेशन दिया जाएगा। ऐसे में वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ होने की उम्मीदें की जा रही हैं। क्या सलाह देंगी आप लोगों को ताकि वहां पर आप कोरोना से बचे रहें? जी बिल्कुल। देखिए, एक तो अगर आप अपना पहले से रजिस्ट्रेशन करा के जाएंगे तो वो अच्छा रहेगा, ताकि ऑलरेडी सेंटर के पास भी ये डेटा हो कि लगभग कितने लोग एक्सपेक्टेड हैं वैक्सीनेशन के लिए एक दिन में। और उसके बाद जब आप वहाँ सेंटर पे पहुंचते हैं तो आपको यही जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं इनका बिल्कुल कड़ाई से पालन करना है। मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि 2 फीट या उससे ज्यादा का डिस्टेंस मेंटेन करना है। मास्क जरूर लगाए रखना है। अगर आपको खांसी या कोई ऐसा कुछ भी लक्षण है, बुखार, तो आप कृपया करके वैक्सीन लगाने ना जाएं। और हाथों को धोते रहें और किसी भी सरफेस को बिना जरूरत के ना छुएं। तो ये सभी जो है प्रिकॉशन हम लोग को बड़ी ही कड़ाई से फॉलो करने होंगे। बट ये देखिए, वैक्सीनेशन भी जरूरी है तो वैक्सीनेशन कराने जाएं। बट अगर आपको लगता है भीड़ है तो इन सब अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का सेंटर पे जरूर पालन करें। जी। डॉक्टर रूपानी, लोगों में अभी भी थोड़ा सा संशय है वैक्सीन को लेकर कि कोवैक्सीन सही है कि कोविशील्ड सही है, मुझे ये लगाना है, मुझे ये नहीं लगाना है। इसमें हम आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे। देखिए जी, दोनों ही वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, दोनों ही सुरक्षित हैं, दोनों ही प्रभावी हैं, तो दोनों ही सेफ हैं और इफेक्टिव हैं। तो इस चीज को लेके हमें उस चीज को चैलेंज नहीं करना चाहिए। देखिए, अब जहां तक इफेक्टिवनेस की बात होती है, कोई कहता है 70% है, कोई कहता है 80% है, कोई कहता है 90%, तो ये हम सभी जानते हैं। कोई भी वैक्सीन 100% एफिकेसी के साथ नहीं आती है। जितनी भी वैक्सीन जो हम सालों से लगाते आए हैं उनमें भी अधिकतर 80, 70, 80, 90% की ही एफिकेसी देखी जाती है। तो ये कोई नई चीज नहीं है। बट अगर उतनी एफिकेसी की है तो वो भी बड़े लेवल पे हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर 70% लोग भी एक साथ अगर एक कम्युनिटी में वैक्सीनेट होकर प्रोटेक्टेड हो जाते हैं तो वही बात है, फिर से हमारी चेन ऑफ ट्रांसमिशन टूटने में मदद होगी। तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो इंडिविजुअल लेवल पे अगर आपको 100% प्रोटेक्शन नहीं भी है तो कम्युनिटी लेवल पे आप उस हर्ड इम्यूनिटी में योगदान अवश्य देंगे जी। तो ये बात है। और उसके अलावा अगर हम ये कहें कि बहुत से लोग ये घबरा रहे हैं कि वैक्सीन लगने के बाद भी हमें इन्फेक्शन हो गया है, तो उससे भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो वैक्सीन हैं, अगर आपने वैक्सीनेटेड हैं तो निश्चित तौर पे आपको जो बीमारी होगी वो सिवियरिटी में कम होगी। तो ये कम से कम हमें इस बात की तसल्ली है कि अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो उम्मीद की जाती है, अगर मैं निश्चित तौर पे भी नहीं कहूंगी तो कम से कम उम्मीद ये की जाती है बिल्कुल कि आपको जो डिजीज होगी वो बहुत ही कम सिवियरिटी की होगी। तो कुछ ना कुछ हमें प्रोटेक्शन अवश्य मिलेगा। तो आप इस चीज से ना घबराएं ये सुन के कि उसको तो वैक्सीन लगी थी फिर भी कोरोना हुआ। तो अगर ऐसा होता भी है तो आप कम से कम सिवियर डिजीज आपको नहीं होगी। जी। डॉक्टर रूपाली, दोनों वैक्सीन लगाने के बाद एंटीबॉडीज डेवलप हो रही हैं या होती होंगी, ऐसा कहा जा रहा है। क्या पहली वैक्सीन लगाने के बाद यानी पहला डोज लेने के बाद भी हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, हमें थोड़ा प्रोटेक्शन मिल चुका है कोरोना से? नहीं, देखिए ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो आपका जो इम्यून रिस्पांस, जो प्रॉपर इम्यून रिस्पांस होता है वो दूसरी डोज लगने के 3 से 4 हफ्ते बाद ही एक्सपेक्ट किया जाता है। तो तब तक तो आपको बिल्कुल उसी तरह से प्रिकॉशंस लेने हैं जैसे कि किसी भी नॉन वैक्सीनेटेड पर्सन को, या आप उतने ही आप ससेप्टेबल हैं जितना कि वो व्यक्ति जिससे वैक्सीन नहीं ली है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक डोज लगते ही लोग अब रिलैक्स्ड हो जाते हैं, उनको लगता है कि शायद अब वो प्रोटेक्टेड हैं, उनको शायद उतना अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बट ऐसा नहीं है। आप सेकेंड डोज के 3 से 4 हफ्ते के बाद ही उम्मीद कर सकते हैं कि आप प्रोटेक्टेड होंगे जी। और उसमें भी फिर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर 70 से 80, 90% तक ही प्रोटेक्टेड है तो तब भी 10, 20, 30% लोग ऐसे होंगे जिनमें शायद उतना एडिक्वेट इम्यून रिस्पांस नहीं है। तो ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि हमारे अंदर क्या इम्यून रिस्पांस डेवलप हुआ है। इसलिए बेटर है कि वैक्सीनेशन के बावजूद आप जो भी अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हैं कृपया उनका पालन करते रहें। जी। डॉक्टर रूपाली, हमें सोशल मीडिया से भी सवाल आ रखे हैं। पहला सवाल हम सोशल मीडिया से ही लेते हैं। ये जानना चाहते हैं कि इन्हें पिछले 2 या 3 दिन से सिर में दर्द हो रहा है और हल्का सा इन्हें गले में राइट साइड में थोड़ा दर्द हो रहा है। क्या ये भी कोरोना के लक्षण हो सकते हैं?
जी, हो सकते हैं। देखिए, कोई भी वायरल में इस तरह के सब क्लिनिकल सिम्टम्स हो सकते हैं। आपने फीवर का कुछ मेंशन नहीं किया, बट क्योंकि गले में थोड़ा दर्द बता रहे हैं, हेडेक, तो ये हो सकता है शुरुआती स्टेज हो वायरल इन्फेक्शन की, कोरोना हो या कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, तो ये हो सकता है। पर देखिए, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो सब लोगों को इस माध्यम से देना चाहूंगी कि आप कृपया करके पैनिक ना करें। और जो टेस्ट के पीछे हम इतना भाग रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा एक पैनिक क्रिएट हो रहा है। 80 से 90% लोग जो है, जो कोरोना से ग्रस्त हो रहे हैं, वो किसी भी नॉर्मल वायरल फीवर की तरह है और उसमें वो नॉर्मल वायरल की तरह ही अपने आप ठीक हो जाता है हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर। तो मुझे लगता है उस चीज को लेके इतना पैनिक ना क्रिएट करें कि जैसे ही किसी को कोई भी हल्का सा भी लक्षण हो वो अपना टेस्ट करा ले। उससे क्या है, एक हेल्थ सिस्टम पे बर्डन पड़ रहा है, आप टेस्टिंग का भी बर्डन पड़ रहा है, हर चीज पे बर्डन पड़ रहा है, आप पैनिक भी कर रहे हैं आपके। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो प्रिकॉशंस लेने हैं या जो मेजर्स फॉलो करने हैं आप वो कीजिए। बट अगर आपको कुछ अनयूजुअल सिम्टम है, आपको बहुत तेज बुखार है, आपको बहुत सांस फूल रही है या कोई भी अनयूजुअल सिम्टम जो कि नॉर्मल वायरल से आपको लगता है थोड़ा ज्यादा है, तब आप अवश्य टेस्ट कराएं। वरना अगर आपको हल्का फुल्का अगर सिम्टम्स है और आपको लगता है कि शायद कोरोना होगा, तो भी मुझे लगता है उतना टेस्टिंग के पीछे अभी ना भागे, क्योंकि आप मान के चलें कि वो कोरोना है। आप उस हिसाब से ही प्रिकॉशंस लें और उस हिसाब से ही जो भी आप एडिक्वेट मेजर्स कर सकते हैं आप वो लें। जी, आइए सीधे हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं। हमारे पहले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं कुल्लू से राजू सिंह जी। राजू सिंह जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये अभी पीछे पढ़ा था कि जो है कि जो है गर्भवती ही लेडीज को इंजेक्शन नहीं लगना चाहिए, क्या ये बात ठीक है? तो सर दूसरा मेरा छोटा प्रश्न है कि सर लोग खुद से जो है पैरासीटामोल की जो है गोलियां खा रहे, क्या ये बात ठीक है? जी, डॉक्टर रूपाल ये जानना चाहते हैं कि क्या गर्भवती महिलाओं को भी टीकाकरण हो सकता है, और दूसरा सवाल इनका ये है कि पैरासीटामोल क्या हम खा सकते हैं बिना चिकित्सक की परामर्श के? देखिए, गर्भवती महिलाओं को भी कोविड का इन्फेक्शन हो सकता है, तो उनमें भी हमें वही प्रिकॉशंस लेने हैं जो हम बाकी लोगों में ले रहे हैं। अभी तक बहुत ज्यादा ऐसा नहीं देखा गया है कि गर्भवती महिला को अगर कोविड होता है तो उससे बच्चे को भी कोविड होने का चांस होता है, ऐसा ज्यादा नहीं देखा गया है। पर फिर भी आप घबराएं नहीं, तसल्ली रखें, अपने जो भी डॉक्टर आसपास है उनसे मिलें अगर ऐसा होता है तो। और उसके अलावा जो आपने दूसरी बात कही है कि अगर पैरासीटामोल क्या खुद से ले लेना चाहिए, तो देखिए पैरासीटामोल काफी हद तक एक सेफ दवाई है और आप अगर लिमिटेड डोज में लेंगे, 2 से 3 बार 4 बार तक अगर दिन में ले रहे हैं, उतने तक आप सेफ डोज में ले रहे हैं, तो वहां तक आप ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह पे या खुद से। मतलब 1 से 2 आप 8 घंटे पे अगर पैरासीटामोल ले रहे हैं तो लगभग 3 बार आप दिन में लेते हैं, तो उतना तक आप अपने आप घर पर ले सकते हैं। बट उससे ज्यादा डोज की अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो कृपया करके आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। जी, डॉक्टर, कई बार देखा गया है कि आपने पैरासीटामोल लिया, आपने इस तरह की दवाई ली बुखार उतारने की, कुछ देर के लिए बुखार उतर जाता है और उसके बाद फिर चढ़ जाता है। हालांकि उतना बुखार नहीं होता कि 100 से ऊपर जाए, 99, 99.5 रहता है। ऐसे में क्या दोबारा पीसीएम ले लेनी चाहिए बुखार उतारने की दवाई, या थोड़ा वेट करना चाहिए? हाँ जी, देखिए इस तरह का ये बड़ा ही कॉमन ट्रेंड है जो कि सभी वायरल फीवर्स में देखा जाता है। तो ऐसे में आप कुछ दिन तक 2-3 दिन तक आप सुबह शाम क्रोसिन लेते रहें। आपको अगर बुखार नहीं भी है तो जो बॉडी एक मलेज, जो थकान, वो वाली जो आपकी स्थिति होती है, आप 2-3 दिन अगर सुबह शाम क्रोसिन लेंगे तो आपको उसमें थोड़ा बेहतर महसूस होगा। ऐसा नहीं है कि आपको उसमें कोई आपकी बॉडी पे कोई हार्म हो जाएगा। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि क्रोसिन 100% सेफ है, बट अगर आप लिमिटेड डोज में ले रहे हैं, डॉक्टर की सलाह के साथ ले रहे हैं, तो उसमें कोई खतरा नहीं है और आप दिन में 2, 3, 4 बार तक ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह पर, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आइए अब दिल्ली से अक्षत जी का सवाल सुनते हैं। अक्षत जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो, नवीन जी को मेरा नमस्कार, रूपाली जी को भी मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। जी हाँ जी, नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले कोरोना का कौन सा लक्षण सामने आता है, ताकि किसी को पता चले तो अपने आप को क्वारंटीन कर ले और उससे अलग कर ले। जी, डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि कोरोना का कौन सा लक्षण सबसे पहले है जो सामने आता है, ताकि वो इससे बच के अपने आप को तुरंत क्वारंटीन या आइसोलेट कर ले। हाँ जी, देखिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सा सिम्टम
सबसे पहले आएगा, क्योंकि कुछ लोगों में पहले बुखार देखा गया है, कुछ लोगों में जुकाम होना देखा गया है, कुछ लोगों में गले दर्द का सिम्टम आता है, कुछ में स्मेल चले जाना या सूंघने की शक्ति चले जाना या टेस्ट ऑल्टर होना, ऐसा देखा गया है। तो इनमें से अगर आपको कोई भी सिम्टम लगता है तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लें, बट स्पेसिफिकली कौन सा सबसे पहले होगा ऐसा कहना मुश्किल है। हर व्यक्ति में अलग अलग सिम्टम्स आप देख सकते हैं। जी डॉक्टर रूपाली, बार बार कहा जा रहा है या हम अखबारों में, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं या इंटरनेट पे चेक करते हैं कि आपको अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है, हाइड्रेट रखना है, पानी लगातार पीते रहना है। इसमें कहाँ तक सही है कोरोना से लड़ने में? जी बिल्कुल, देखिए ना केवल कोरोना बल्कि अदरवाइज भी जब भी कोई वायरल फीवर होता है या कोई नॉर्मल इंसान में भी डॉक्टर हमेशा एडवाइस करते हैं कि आप हाइड्रेटेड रहें, एडिक्वेट फ्लूइड्स लें, ताकि आपकी किडनी और ये सब ऑर्गन्स जो है अच्छे से काम करते रहें। और जैसा कि आप आयुर्वेदिक के हिसाब से बोलते हैं कि आप जितना फ्लूइड लेंगे, पानी लेंगे, तो एक तरीके से टॉक्सिन जो है फ्लश होते रहेंगे आपकी बॉडी से। तो ये अच्छी चीज है। और खासतौर पर ये जो गर्मी का मौसम है, इसमें वैसे भी डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, इस तरह की चीजें होने की हम उम्मीद करते हैं, गर्मी की वजह से हो सकता है, क्योंकि इंडिया में वैसे भी गर्मी ज्यादा होती है, स्वेटिंग ज्यादा होती है। तो हाइड्रेशन मेंटेन करना तो एक अच्छी चीज है, वो ना केवल कोरोना और वायरल फीवर बल्कि बाकी सब उससे भी आपके लिए फायदेमंद है। जी, आइए अब राजस्थान के जोधपुर का रुख करते हैं, वहाँ से ताज मोहम्मद जी को सुनते हैं, उनका क्या प्रश्न है। ताज मोहम्मद जी, स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार साहब। नमस्कार जी, मैं जोधपुर से ताज मोहम्मद बोल रहा हूँ साहब। मुझको रात के समय बाहर हुआ नींद आवे जरा मौसम लगाना जरूरी है या खोल देना? जी ये कह रहे हैं कि नींद इनको शायद कम आ रही है, तो ऐसे में इन्हें क्या करना चाहिए? कहीं ये कोरोना के कोई लक्षण तो नहीं है? हाँ जी, देखिए नींद कम आना कोरोना का लक्षण नहीं है, बट वो थोड़ा पैनिक और एंजाइटी का लक्षण जरूर हो सकता है। आजकल जैसा कि हम सभी जानते हैं, इतनी नेगेटिविटी है आसपास, जो हम इतना नेगेटिव न्यूज सुन रहे हैं कि इतने केसेस हो रहे हैं, इतनी डेथ हो रही है, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, तो इससे कुछ नेगेटिविटी हम सभी के मन में है। तो इस वजह से नींद ना आना, ये इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। बट फिर भी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पॉजिटिव चीजों पे ज्यादा ध्यान दें। अभी भी हमारे देश में जो मृत्यु दर है 1% से कम है, तो 99% लोग ठीक हो रहे हैं और हम बहुत कम संसाधनों से ही मतलब इस चीज का इलाज कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को अस्पताल में ही भर्ती होना है या आईसीयू की ही जरूरत पड़ेगी या वेंटिलेटर की ही जरूरत पड़ेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आप उसका अपना संयम बनाए रखें, सही स्रोतों के द्वारा जो भी आप इंफॉर्मेशन देते हैं वहां से लें, और बाकी जो नेगेटिविटी है उसको ज्यादा ना सुने, उसको ज्यादा फॉलो ना करें। जी डॉक्टर, अब कहा जा रहा है कि आपको डबल मास्किंग की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, आपको अगर घर पर ही हैं तब भी आपको मास्क लगाने की जरूरत आ सकती है या पड़ सकती है, या लगाना चाहिए, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए अब क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इन्फेक्शन शायद एयरबॉर्न हो गया या एरोसोल, जैसे पहले हम बोलते थे कि फोमाइट्स के थ्रू ज्यादा है, यानी कि अगर कोई सरफेस पे सेटल हो गया, आप उसको छुएंगे, आंख नाक मुंह में लगाएंगे तो उससे संक्रमण होने के चांसेस थे, या बड़ा ही क्लोज कॉन्टैक्ट हो विदिन 2 फीट। बट अब कुछ इस तरह से देखा जा रहा है कि जो लोग कभी मास्क नहीं उतारा है या इस तरह से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आए हैं बट उनको भी कोरोना पॉजिटिव हुआ है, तो अब ये माना जा रहा है कि शायद एयरबॉर्न ट्रांसमिशन भी हो रहा है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए ये रिकमेंड किया जा रहा है कि अगर आप डबल मास्क पहनेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और इसी वजह से आपकी जो क्लोज स्पेसेस है, जैसे कि आपका घर है या कहीं भी, ये माना जा रहा है कि अगर हम हर समय आप मास्क पहने रहेंगे तो शायद वो ज्यादा फायदेमंद होगा। बट देखिए, ये चीज को हमें समझना होगा, डबल मास्क हर समय पहनना पॉसिबल नहीं है, और घर में या हर जगह आप हमेशा मास्क पहन के रहना, मैं मानती हूँ हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, उसकी भी कुछ अपने लिमिटेशंस हैं। तो कम से कम जब भी आप घर से बाहर निकलें तब आप डेफिनेटली पहने। कहीं भी क्राउडेड स्पेस में आपको पहले तो अवॉइड करना है जाना, बट अगर जाते हैं तो डेफिनेटली क्राउडेड स्पेस में आप डबल मास्क पहने। तो आप इतना जरूर ध्यान रखें, घर में रहते हुए पहने नहीं पहने, क्योंकि उसका मुझे नहीं लगता आप कितना यूज होगा, क्योंकि घर में तो आप वैसे भी रह ही रहे हैं एंड वो इतना क्लोज कांटेक्ट होता है घर में कि उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जी तो हाँ जी, हमारे अगला कॉलर है छत्तीसगढ़ से आयुष जी। आयुष जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका, क्या जिज्ञासा है आपकी? जी सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद, कहिए क्या सवाल है आपका?
जी सर, मेरा सवाल जो है तो पहला सवाल है कि हम अपने आपका ऑक्सीजन को चेक कैसे करें कि भरपूर मात्रा में है या नहीं, और दूसरा यदि किसी को भी कोरोना हो जाता है, अगर वो कोरोना से ठीक हो गया है तो क्या 2-3 महीने तक उसको कोरोना नहीं होगा? ये कितना प्रतिशत सही है? डॉक्टर, 2 सवाल हैं इनके कि ये अपने ऑक्सीजन की मात्रा को कैसे नापे कि इन्हें पता चल जाए कि ऑक्सीजन की मात्रा ठीक है, और अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो गया है और वो ठीक हो चुका है तो क्या अगले 2-3 महीने तक उसको कोरोना नहीं होगा? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, अच्छे सवाल पूछे हैं इन्होंने। तो जो पहला सवाल है ऑक्सीजन की मात्रा कैसे नापी जाए, उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसका नाम है पल्स ऑक्सीमीटर। तो बहुत छोटा सा साधारण सा इंस्ट्रूमेंट है, आपको 500-1000 रुपए में कहीं से भी उपलब्ध हो जाएगा। एंड उसको अगर आप उंगली पर लगाएंगे तो वो आपकी पल्स और आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन आपको बताएगा, तो आप उसको ले सकते हैं। बट मैं एक चीज कहना चाहूंगी, आजकल लोग बहुत पैनिक कर रहे हैं। जिसको भी कोरोना हो जाता है वो दिन रात अपने एक पॉइंट ऑक्सीजन चेक करता रहता है। इस तरह से ऑक्सीजन चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ अनयूजुअल सिम्टम्स हैं या कुछ डिफिकल्टी लग रही है या कुछ फीवर परसिस्ट कर रहा है, तब आप सुबह शाम चेक करते रहें, या अगर फॉल हो रहा है तो आप उसको बार बार चेक करें। अन्यथा वरना कुछ लोग क्या है, बस पल्स ऑक्सीमीटर लेके वो हर समय हर 2-2 मिनट में अपना ऑक्सीजन चेक कर रहे हैं, तो उस चीज की जरूरत नहीं है। और 94 या उससे अबव है तो नॉर्मल है, उससे कम है तो आपको थोड़ा डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की या बाकी चीजें करने की जरूरत है। और जो दूसरा सवाल था कि क्या 2 से 3 महीने के बाद तक हम इन्फेक्शन के बाद प्रोटेक्टेड रहते हैं, देखिए ऐसा कहा जाता है कि अगर आप एक बार इन्फेक्ट हुए हैं तो कम से कम 2-3 महीने आपको एंटीबॉडीज रहेंगी। बट हमें ये बात हमेशा ध्यान रखनी होगी कि ये वायरस म्यूटेट कर रहा है, इसके वेरिएंट्स नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, म्यूटेशंस हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक तरह के वायरस से इन्फेक्शन हुआ है तो आपको दूसरे से भी 100% प्रोटेक्शन होगी। तो इसलिए कोई जरूरी ऐसा नहीं है उस सेम वेरिएंट से आपको 2-3 महीने तक प्रोटेक्शन होगी। बट अगर वो म्यूटेशन हो जाएगा तो उससे प्रोटेक्शन होगी या नहीं होगी, ये कहना मुश्किल है। तो आप इस चीज को ये ना मान के चलें कि अगर आपको हो गया है तो अब आप प्रोटेक्टेड हैं, अब आप ये प्रिकॉशंस ना फॉलो करें। आइए अब छत्तीसगढ़ दोबारा चलते हैं, बिलासपुर। वहां से एकता जी का प्रश्न सुनते हैं। एकता जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम जी, कहिए क्या जानना चाहते हैं आप? सर, मेरे पास 3 एग्जाम्पल और मैं ये जानना चाहती हूँ, कल तक तो मुझे विश्वास था कि कोरोना है, पर आज मुझे विश्वास नहीं है। जी, क्यों, किस वजह से आप ये कह रही हैं? ये 3 एग्जाम्पल है। पहला कि 3 दिन पहले मेरे एक फ्रेंड है, उसके पापा को हार्ट अटैक आया। जी। कोरोना वाले कोई लक्षण नहीं थे, हार्ट अटैक था। जी। उनकी मृत्यु हुई। अगले दिन उसके बेटे की, मतलब मेरे फ्रेंड की मृत्यु हुई, और उसके दूसरे दिन उनकी बेटी की मृत्यु हुई। उनकी मम्मी को कोई लक्षण नहीं, ना कोरोना के कोई गुण, मतलब मृत्यु दर बढ़ी है, वैसे डेली बढ़ रही है। दूसरा एग्जाम्पल, मेरे मोहल्ले में 2 महीने से लेके 80-85 तक की उम्र के लोग हैं। अभी तक यहाँ पे कोई खत्म नहीं हुआ, जबकि यहाँ बिना मास्क के लोग घूमते हैं। 50 से 60 लोग एकत्र होते हैं सुबह से लेके शाम तक। इवन अभी भी वो हल्ला कर रहे हैं। आपका प्रश्न क्या है, आप क्या जानना चाहती हैं एकता जी? आप मैं यही जानना चाहती हूँ कि कोरोना वास्तविकता में कैसे लोगों को हो रहा है, और है तो कैसे है। जी, डॉक्टर रूपाली, अब इन्हें और ऐसे बहुत से श्रोता हैं जिन्हें हमें समझाने की जरूरत बार बार पड़ रही है कि कोरोना क्या है, कैसे फैलता है, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि कोई मास्क ही नहीं लगाता, ये कितना डेंजरस है उस कम्युनिटी के लिए और उस एरिया के लिए। जी बिल्कुल। देखिए, वैसे इन्होंने अच्छे सवाल पूछा है। जैसा कि ये बता रही हैं कि इनके मित्र के पिताजी, मित्र और उनकी बहन, उन सबकी एकदम से मृत्यु हुई है कोरोना होने के बाद, वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो देखिए, इससे 2 चीजें हैं। कोरोना वायरस जो है, इसके एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स हो सकता है, ये हम सभी जानते हैं, और ये हम शुरू से बताते हैं कि लगभग 50-60% में इन्फेक्शन होने के बावजूद हो सकता है आपको कोई लक्षण ना हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर उनको लक्षण नहीं थे तो उनको कोरोना वायरस नहीं हो सकता। और जो ये सडन डेथ की बात कर रहे हैं, देखिए कोरोना वायरस में सडन डेथ रिपोर्ट किए गए हैं, वो हाइपर कोगुलेबल स्टेट की वजह से, जिसमें कि कुछ खून के थक्के जमते हैं जो कि आपके लंग्स में, आपके ब्रेन में, हार्ट में, जगह जगह जाके सडन डेथ कॉज कर सकते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी होती है, बट ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक लोगों में होना, उसके बहुत कम चांसेस हैं।
जरूर मुझे लगता है कोई और कारण कुछ और साथ में रहा होगा। और देखिए, हर किसी का जेनेटिक इम्यून रिस्पॉन्स अलग होता है, जेनेटिक मेकअप अलग होता है। तो अगर सेम बीमारी 10 लोगों में होती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि 10 के 10 लोगों में वो एक ही तरीके से प्रेजेंट करेगी। हो सकता है उसमें से 5% लोगों को कुछ भी ना हो, बाकी 5 में से कुछ लोगों को थोड़ा माइल्ड डिजीज हो, कुछ को मॉडरेट हो, कुछ को सिवियर हो। तो ये कहना कि जिसको भी कोरोना होगा सबको ऐसा ही होगा, या जिसको भी नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा, तो ये कहना बहुत मुश्किल है। ये आपकी अपनी बॉडी का अपना रिस्पॉन्स है, तो ये हमारा अपना जेनेटिक मेकअप है। इसके लिए कोई डॉक्टर या कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये आपका अपना मेकअप है कि आप किसी भी बीमारी से आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। तो ये चीज समझना होगा कि हम उस चीज को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। और जो दूसरी बात कही कि उनके यहाँ जो उनका अपना मोहल्ला है वहाँ पे लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, तो देखिए ये फिर से एक बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को दर्शाता है। मैं अभी भी आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ऐसा ना करें। अभी तक अगर डेथ नहीं हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं होंगी। और डेफिनेटली इस बार जो डेथ है थोड़ी पिछली बार से ज्यादा देखी गई है और यंग लोगों में भी देखी गई है। बट उसके बावजूद फिर भी मैं आपसे यही कहूंगी 90% लोग अभी भी रिकवर कर रहे हैं, कंप्लीटली रिकवर कर रहे हैं, बहुत माइल्ड डिजीज के साथ। तो अभी भी हमें इस पॉजिटिव साइड को ज्यादा देखना चाहिए रादर देन ये नेगेटिव साइड को। सरकार और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ हमारा भी एक सामाजिक दायित्व है, एक समाज का दायित्व है कि हम इस कोरोना संक्रमण को आगे बढ़ने नहीं दें और इसके लिए मास्क लगाना बेहद और बहुत जरूरी है। और अब जम्मू का रुख करते हैं, आमिर खान जी का प्रश्न सुनते हैं। आमिर खान जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सिद्धार्थ जी नमस्कार। जी, मैं नवीन बोल रहा हूँ। जी कहिए, क्या सवाल है आपका? और रूपाली जी को भी मेरा नमस्कार। जी हाँ जी नमस्कार। क्या जानना चाहते हैं आप? सर मेरा ये सवाल है कि जब वैक्सीन सर इस हमारी कंट्री में नहीं आई थी। जी आगे कहिए, जब नहीं आई थी तब? डॉक्टर शायद इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। शायद ये जानना चाहते हैं कि जब तक हमारी कंट्री में वैक्सीन नहीं आई थी तब जो संक्रमण से ठीक होने की दर थी वो ज्यादा थी। अब ये अचानक संक्रमण से ठीक होने की दर कम कैसे हो गई है? देखिए, अभी भी संक्रमण से ठीक होने की दर कम नहीं हुई है। अभी भी रिकवरी रेट हमारा काफी अच्छा है। अभी भी 90% से ज्यादा लोग रिकवर हो रहे हैं। और अभी भी जो मृत्यु दर है वो 1% ही है। अगर हम पूरा देश का देखें तो अभी जितने भी हमारे पास अगर जो आप देखे जाए पॉजिटिव केसेस हैं उसमें अगर हम मोर्टालिटी की बात की जाए तो अभी भी वो 1% ही है। तो उस चीज को, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं इसलिए नंबर ऑफ डेथ बढ़ रही है, वो तो बात है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो अभी भी वो 1% ही है मृत्यु दर। जी डॉक्टर, संक्रमण जो है तेजी से बढ़ता जा रहा है। लोग बहुत से एहतियाती उपाय अपना रहे हैं, वैक्सीनेशन भी हो रहा है। लोगों में एक पैनिक जो है वो अभी भी पूरी तरह से विद्यमान है। अब हम आपके माध्यम से यही जानना चाहेंगे कि किस तरह से हम इस पैनिक को कम करें और किस तरह से हम इस संक्रमण की चेन को जो है उसको तोड़ें। और हम आपसे ये भी अपील करना चाहेंगे कि आप लोगों से कहें कि वो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन लगाने की ओर अग्रसर हों। जी बिल्कुल। देखिए, ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है, बहुत ही क्रिटिकल टाइम है। हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो हम सबको अपनी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी और ये बहुत इम्पोर्टेंट समय है कि हम ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने में अपना योगदान दें। तो उसके लिए आपको सोशल वैक्सीन और जो दूसरी वैक्सीन है दोनों का आपको पालन करना होगा। तो सोशल वैक्सीन, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का आप हर समय पालन करें और उसके साथ जब भी आपका नंबर आता है आप कृपया करके कोविड वैक्सीनेशन को प्राप्त करें और अपना योगदान दें इस लड़ाई को लड़ने में, क्योंकि सरकार और हेल्थ सिस्टम अपनी तरफ से अभी भी मैं यही कहूंगी कोशिश पूरी तरीके से कर रहा है। बट ये अब हमें समझना होगा कि हमारे देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है अगर हम विकसित देशों से कंपेयर करें। कोरोना महामारी में तो विकसित देशों के जो हेल्थ सिस्टम्स है उनको भी हिला दिया है। तो हम तो उस हिसाब से फिर भी काफी पीछे हैं, बट फिर भी हमने जो भी बेस्ट है वो दिया है। तो इसमें हमें अब जो कम्युनिटी है उसका योगदान भी उतना ही चाहिए। एक तो पैनिक ना करें,
चीजों की होर्डिंग ना करें, दवाइयों की होर्डिंग ना करें, ऑक्सीजन की होर्डिंग ना करें और अननेसेसरली आप चीजों के पीछे, दवाइयों के पीछे ना भागे। डॉक्टर रूपाली, इस कार्यक्रम में अभी भी अपने आप ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर रूपाली, इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थीं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।